हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज धारा विद कपिल सर। हेलो दोस्तों, आज का चर्चित मुद्दा वेनेजुएला क्राइसिस जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 3 जनवरी को, बहुत ही चर्चित है। तो इस मुद्दे के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो हम इस पर एक विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर अमेरिकी फोर्सेस ने एक संप्रभु राष्ट्र के निर्वाचित राष्ट्रपति को ऐसे गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ ही डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये उनकी पत्नी और ये निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस परिदृश्य पर हम विस्तृत विवेचन करते हैं आखिर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेनेजुएला की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उसके बहुत सारे मायने हैं कि क्या ये फिर से नव उपनिवेशवाद की संकल्पना हो सकती है, क्योंकि उपनिवेशवाद को इस विश्व के कई देशों ने झेला है, यहाँ तक कि भारत भी उसका भुक्तभोगी है। भारत पहले इंग्लैंड का जो ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसकी एक कॉलोनी के रूप में उस पर इंग्लैंड के का शासन चलता था, उसके कानून चलते थे। तो क्या अमेरिका फिर से अब कमज़ोर देशों पर अपना कानून थोपना चाहता है या परोक्ष रूप से उन देशों को चलाना चाहता है? लेकिन इस नव उपनिवेशवाद की इस बहस को विराम देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया है कि उसने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया है इसके लिए। तो ये इसका नाम आ सकता है, आपको बहुत याद होना चाहिए बच्चों कि किस ऑपरेशन के तहत किया है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस, ये भी याद करिएगा कि कौन सी फोर्सेस हैं। तो अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्हें हम डेल्टा फोर्स कहते हैं, तो जो डेल्टा फोर्सेस हैं उसके जो विशेष बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार किया है। तो पढ़ लेते हैं कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस, तो ये भी एक क्वेश्चन बन के आ गया कि देखो जो हाल ही घटनाक्रम में इसका हम विश्लेषण लेते आते रहेंगे। तो और इसका पढ़ के कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो पूछ सकता है आपसे कि वेनेजुएला की राजधानी निम्न में से कौन है, तो आप याद कर लीजिए कराकस है। तो इसमें निकोलस राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सत्ता से हटा दिया है। तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिकी विशेष सेनाओं विशेष बलों ने, जिसे हम डेल्टा फोर्सेस कहते हैं, बताया मैंने, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फोर्स, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का नाम सिलिया फ्लोर्स है, और उनको आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से किया गया? आवास से। वो सो रहे थे, रात 1:30 या 2 बजे के समथिंग डेल्टा फोर्सेस ने अटैक किया वेनेजुएला पर और उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहाँ पर वो अमेरिकी कानूनों का सामना करेंगे और अदालत में उनकी पेशी हो रही है। और आरोप लगाया है अमेरिका ने कि वो अमेरिका में टेररिज्म, साथ ही साथ में अवैध घुसपैठ और साथ ही नशीली दवाओं का नार्को टेररिज्म के आरोपी बनाए गए हैं निकोलस मादुरो। तो आपको पता होना चाहिए कि नार्को टेररिज्म किसके आरोप लगाए गए हैं, नार्को टेररिज्म और बेरोजगारी। अमेरिका ने दावा किया है कि वेनेजुएला में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। निकोलस मादुरो शासन सही से नहीं चला रहे हैं, जिससे कि वहाँ की जनता परेशान होकर अमेरिका में घुसपैठ कर रही है और यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ा रही है, अवैध घुसपैठ कर रही है। और वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। तो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी है। तो किसको दिला दी है? डेल्सी रोड्रिगेज को, जो पहले उपराष्ट्रपति हुआ करती थी, इनको अब राष्ट्रपति की शपथ दिला दी गई है। और इसमें इस सैन्य अभ्यास में लगभग 57 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और
और साथ ही साथ में क्यूबा के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं, उनमें सैन्य मंत्री भी शामिल हैं, बताया गया है वेनेजुएला में और क्यूबा। अब इसमें क्यूबा देश का भी नाम आ रहा है बार बार। तो क्यूबा के सैन्य मंत्री और सैनिक इसलिए मारे गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, उनकी सुरक्षा में तीन लेयर में सुरक्षा हुआ करती थी, आउटर और मिडिल और इनर। तो सर्किल के नाम से हुआ था आउटर सर्किल, जैसे कि आपका ये सर्किल है, ऐसे एक आउटर सर्किल, फिर मिडिल सर्किल, फिर इनर सर्किल, और इधर बीच में हुआ करते थे निकोलस मादुरो। तो जो इनर सर्किल है, मतलब विशेष सुरक्षा, ये लास्ट वाला, ये इधर वो वेनेजुएला के सैनिकों की अपेक्षा क्यूबा के सैनिकों की नियुक्ति को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि क्यूबा का संबंध कैसे हो गए हैं। तो एक्चुअली वो इनर सर्किल पर क्यूबा के ही सैनिकों की सेवाएं लिया करते थे। अब इसे वैश्विक प्रतिक्रिया क्या आई हुई है, तो रूस, चीन और ब्राज़ील और कोलंबिया, क्यूबा जैसे देशों ने इसकी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है, और किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन है ये, क्योंकि अमेरिका के कानून कहीं नहीं चल सकते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका ने, जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन, एक अमेरिका की विदेश नीति है, और राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने विदेश नीति चलाई थी। तो उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन का हवाला दिया है कि हम बिल्कुल सही हैं, और हमें मुनरो डॉक्ट्रिन पावर देता है कि हम जो अमेरिकी देश हैं, अमेरिकी महाद्वीप यानी पश्चिमी गोलार्ध के देशों में अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो हम उसमें अपनी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। पहले भी अमेरिका ऐसा कर चुका है, अभी पहला मामला नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आपात बैठक बुला ली है, लेकिन कुछ विशेष हुआ नहीं है इस बैठक पर। भारत पर प्रभाव, तो भारत पर प्रभाव कुछ लघु रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे 2019 में ही। तो जब 2019 में ही प्रतिबंध लग चुके थे तो ज़्यादा प्रभाव भारत पर नहीं रहने वाला। लेकिन भारत इस मामले में पूरी तरीके से चुप है, तटस्थ है, ऐसा ही कर रहा है जैसे कि उसने जब रूस और यूक्रेन वॉर प्रारंभ हुआ तो तब भी भारत ने दोनों पक्षों में शांत रहने की और बातचीत से समस्या समाधान को बताया था, हल करने को सलाह दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत के इस तटस्थ नीति की आज आलोचना भी हो रही है। तो अब हमने जो बताया अभी मुनरो सिद्धांत के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं कि जो ट्रंप ने उस सिद्धांत की जो प्रतिक्रिया दी है कि हमने मुनरो डॉक्ट्रिन की पावर के तहत हमने ऐसा किया है। हमें तो क्या है आखिर मुनरो डॉक्ट्रिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है आपको। तो वेनेजुएला में हालिया अमेरिकी हस्तक्षेप को मुनरो डॉक्ट्रिन के पुनरुत्थान के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय उपनिवेशवाद और हस्तक्षेप से मुक्त रखने की नीति थी। लेकिन अब अमेरिका से प्रतिद्वंदी शक्तियों जैसे चीन और रूस के प्रभाव को कम करने और अपने रणनीतिक ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली इसमें क्या था कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन था, इसमें कहा गया था कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, उस पर कोई भी यूरोपीय देश अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा, ना ही उसके नीतियों पर हस्तक्षेप करेगा। तो अमेरिका भी यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे तो इसमें हस्तक्षेप का पुराना सिद्धांत फिर से, जिससे लैटिन अमेरिका पर अमेरिकी प्रभुत्व हस्तक्षेप का पुराना सिद्धांत फिर से चर्चा में है। तो पढ़ लेते हैं आखिर मुनरो सिद्धांत क्या है। तो जो मूल सिद्धांत 1823 में आया था, तो जो मुनरो सिद्धांत है वो 1823 में आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने घोषित किया कि यूरोपीय शक्तियाँ अब अमेरिका में उपनिवेश स्थापित नहीं करती हैं। मतलब कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप में, चाहे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो या उत्तर में, उपनिवेश नहीं फैलाएगी। उस समय की बात है 1823 में, जब उपनिवेशवाद अपने चरम पर था। तो अब फिर से नव उपनिवेशवाद की परिकल्पना फिर से ट्रंप लेकर आ रहे हैं, और ना ही लैटिन अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ था कि कोई भी यूरोपीय देश लैटिन अमेरिकी देशों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बदले में अमेरिका उनको सुरक्षा की गारंटी देगा, और अमेरिका यूरोपीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
कि आप हमारे मामला हस्तक्षेप नहीं करें, हम आपके मामला हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अमेरिका क्या, पूरे अमेरिकी महाद्वीप को, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों को अपनी कानूनों के तहत ही लाना चाहता है, इसके तहत। और इसको विस्तार कब मिला, इस कानून को और विस्तार मिला 1904 में। रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति हुए, अमेरिकी के राष्ट्रपति, उन्होंने इस पर एक चीज़ और जोर दी। उन्होंने कहा कि इन्हें सैन्य ताकत दे दी। उन्होंने क्या कहा कि यदि लैटिन अमेरिकी देश अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, देखो इसी के तहत सैन्य कार्रवाई की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक जो वहाँ की कानून अमेरिका को पावर देते हैं, कि क्या अमेरिकी कानून चलेंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि 1904 में जो कि गलत हैं ये उधर, जबकि यूएनओ को साफ करना चाहिए कि अमेरिकी कानून किसी संप्रभु राष्ट्र में नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा है साफ, यदि लैटिन अमेरिकी देश अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते, यानी कि लैटिन अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं जिन्हें हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो इसमें क्या है कि तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति के रूप में हस्तक्षेप कर सकता है। तो अमेरिका क्या करेगा, एक पुलिस फोर्स के तहत काम कर सकता है, मतलब उन्हें अपने दायित्व याद दिला सकता है कि आप ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, चलिए कार्य अच्छे से करिए, वरना हम पनिशमेंट करेंगे, जो कि एक किसी देश की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन है इसका। जिससे कि यूएनओ जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से निष्क्रिय समझ में आ रहा है। तो वेनेजुएला के संदर्भ में पढ़ लेते हैं हस्तक्षेप का कारण। तो अमेरिका का लक्ष्य वेनेजुएला में चीन और रूस के प्रभाव खत्म करना, तेल संसाधन पर नियंत्रण स्थापित करना और मादुरो सरकार को हटाना है, जो उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। भले ही अमेरिका कह रहा है कि उस पर नीतियां सही नहीं थी, मुनरो का प्रशासन, मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत वेनेजुएला का जो प्रशासन था वो सही से कार्य नहीं कर रहा था, मादुरो का प्रशासन सही से कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए हमें उसकी सरकार को गिराना पड़ा। जबकि हकीकत में जो बात निकल के आई है वो है तेल संसाधनों पर कब्जा। तो अमेरिका को, क्योंकि पूरे विश्व में आपको बता दूं कि वेनेजुएला नंबर 1 है, जो तेल संसाधन रिजर्व सोर्सेस हैं तेल के, ऑयल के, वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में हैं। तो नज़र चीन की भी थी इस पर, रूस की भी थी, और अमेरिका तो बहुत दिनों से इसमें 2019 से इस पर है। 2019 में पूरी तरीके से इसके तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए थे, कोई भी देश व्यापार नहीं कर पा रहा था, जिससे कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी वेनेजुएला की, और बेरोजगारी चरम पर थी। तो और मुनरो सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ है। तो हालिया घटना जैसे मादुरो की हिरासत, जो अभी गिरफ्तार किया गया है, तो मुनरो सिद्धांत की वापसी का संकेत देती है, जहां अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध को अपना ही मानता है और अपनी मर्जी से हस्तक्षेप करता है। जैसे कि पहले ही बताया कि वो अमेरिका ने सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं किया, इससे पहले वो क्यूबा में कर चुका है, निकारागुआ में कर चुका है, और इराक में भी उसने किया था। सद्दाम हुसैन का आपको नाम याद होगा, इराक में भी उसने ऐसे ही तख्ता पलट किया था और अपने अनुसार ही सरकार उसने चलाई थी, जैसे कि कई जगह वो करता रहता है। लेकिन भारत के लिए इसके बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। भले ही भारत को वेनेजुएला से ज़्यादा उसका व्यापार नहीं होता था, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों, क्योंकि भारत तो वैसे भी इस समय भारत और अमेरिकी रिश्ते बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रहे हैं। भारत अभी भी अमेरिका को लगभग 50% टैरिफ पे कर रहा है। कितने प्रतिशत टैरिफ कर रहा है? 50% टैरिफ पे कर रहा है, हाई टैरिफ पे कर रहा है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबसे कम है, ज़्यादा हैं और ये सभी देश कम पे कर रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब रास्ते चल रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा टैरिफ बढ़ाने की धमकी ट्रम्प कई बार दे चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि अमेरिका फिर से नौ उपनिवेशवाद की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है कि जो हमारी नीतियों को नहीं मानेगा तो इसके या तो हम उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे या उसकी राजनीति को स्थिर कर देंगे, उस देश को स्थिर कर देंगे। तो ये उनकी स्वायत्ता को ख़त्म कर देंगे, उसकी आज़ादी को ख़त्म कर देंगे। एक संप्रभु राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो अमेरिकी हितों को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, अमेरिका इस समय एक ऐसे गुंडे की तरह कार्य कर रहा है कि वो अपने हित देख रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जैसा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। अपना प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण अमेरिका अपने पुराने प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण को फिर से पूरे विश्व में लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भारत को अपने तटस्थ रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत को अपना मत रखना चाहिए चीन की तरह, लेकिन अभी हालिया घटनाक्रम भारत को अभी संयम बरते हुए भारत आगे देखते हैं भारत की रणनीति क्या होती है। तो संक्षेप में अगर इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में कहें तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका का हस्तक्षेप मोनरो सिद्धांत के तहत
फिर से इसका 200 साल पुराना 1843 का मोन्ट्रो सिद्धांत, ये लगभग 200 साल पुराना जो लगभग ख़त्म हो चुका था, इस बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो मोन्ट्रो सिद्धांत का फिर से इसको प्रभाव को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ताकि अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका में कब्जा करना चाहता है, जिससे कि ये सब समझ में आ रहा है कि फिर पूरे लैटिन अमेरिका जो नीचे का अमेरिकी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, उसके देशों को लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं, उसमें फिर से कब्जा करना चाहता है और चीन और रूस जैसी शक्तियों को बाहर वहाँ से धकेलना चाहता है, क्योंकि बहुत ही रिसोर्सेस हैं वहाँ पर और अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ लैटिन अमेरिकी में, अभी हाल ही में इसी के तहत जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रंप ने नारा दिया था, उसी के तहत फिर से वो सिर्फ फर्स्ट अमेरिका नीति के तहत कि सिर्फ अमेरिका का हित है, तो वो ग्रीनलैंड पर भी अपनी नज़र बनाए हुए है, जिसने डेनमार्क ने बहुत ही कड़ा विरोध किया है। तो आने वाले सेशन में हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क की चर्चा करेंगे और नाटो की भी चर्चा करेंगे कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है वेनेजुएला के तहत, तो नाटो मेंबर्स और नाटो की सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगली वीडियो में उस पर चर्चा। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छा करूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।